Hello everyone, welcome you all to the channel of Avyan IAS Academy. I am Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce, and if you're aware, we are doing the series of Organization Behavior and HRM. So अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं. हमने OB का लर्निंग मेथड्स एंड लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं, मोटिवेशन थ्योरीज क्या होती हैं, एंड ऑल्सो परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है हमारा, HRM में हमारा ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग में हमारे डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं. वी आर पिकिंग द टॉपिक्स जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो विदाउट डिलेइंग वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दोनों में फॉल करता है. राइट, मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि दोनों यूनिट्स में आ रहा है. राइट, सो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या हैं. राइट, दैट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि वो कैटेगराइज हो सकता है. राइट, सो बिफोर मूविंग फर्दर आई विल मेक यू एन रिक्वेस्ट दैट अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि हमने स्टैटिस्टिक्स करा हुआ है, हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, एंड ऑल्सो वी हैव पिक्ड अप सम रैंडम टॉपिक्स जो कि एनटीए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है. सो प्लीज गो एंड विजिट दोज प्रोफाइल्स, दोज वीडियोज, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क अस इन द कॉमेंट बॉक्स. सो विदाउट डिलेइंग वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो विच इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. राइट, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर मैं स्ट्रक्चर की बेसिकली बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर एक किसी चीज का एक वे, एक अरेंजमेंट क्या है. राइट, एक वे जिसमें कि चीजें कंडक्ट हो रही हैं, चीजें ऑपरेट की जा रही हैं, चीजें गवर्न हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल एज स्ट्रक्चर. राइट, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और इसको ब्रॉडन कर देती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सो इट इज टॉकिंग अबाउट अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यूनिटी ऑफ कमांड है, वो गवर्न की जाती है. राइट, दैट किस तरीके से हायरार्कियल प्रोसेस में एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो ऑपरेट करेगा. राइट, सो दिस बिकम्स आवर डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बहुत सिंपल तरीके से कि हम किस फॉर्म में, किस हायरार्किकल पैटर्न में, हम किस स्ट्रक्चर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेल करने वाले हैं या रन करने वाले हैं. सो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. सो सबसे पहले हमारे 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आते हैं. सो वेरी फर्स्ट वी हैव लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वी हैव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. सो अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आई टेल यू कि एनटीए इसमें से किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इज पहले तो वो आपको सिंपली डेफिनेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है विच इज डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन. राइट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट दिस इज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि एनटीए आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा. बिकॉज प्रीवियस ईयर्स का अगर हम सिनेरियो देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स की अगर हम स्टडी करते हैं, तो मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन इज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है, सो हम जैसे बात करते हैं हमारे असर्शन रीजन्स एक कैटेगरी होती है जो कि जिसमें एनटीए पूछ सकता है. सेकंड हमारा मैच द फॉलोइंग एक बहुत ही ज्यादा एरिया है जिस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली आ सकता है. राइट, सो अब हम समझते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट डू वी मीन बाय ईच ऑफ देम. सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम सजेस्ट वो पैटर्न होता है जिसमें कि एक लाइन फॉलो होता है, एक तरीके से एक वर्टिकल वेव पैटर्न, एक वर्टिकल लाइन या फिर एक वर्टिकल पैटर्न फॉलो होता है इन द hierarchical pattern, in the organization structure. That means there is a person, there are HR executives, then there are 10 team leaders, there are HR manager, maybe assistant manager before after this team leader, then we can have HR managers, then we have general managers, then we have a single hierarchy for everything. Right, so we can say even this as the straight line. Right, straight line, or we can say it as vertical structure. Right, वर्टिकल स्ट्रक्चर. ऑल राइट, सो लाइन में क्या होता है, हमारी एक पर्टिकुलर हायरार्की, वर्टिकल हायरार्की
पैटर्न होता है जिसमें कि वी आर मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ कमांड, वी हैव प्रॉपरली वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, एंड वी हैव अ ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर मेंटेन्ड, राइट. दिस इज मोस्ट सूटेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, वेयर इन वी जस्ट हैव वन पर्सन टेकिंग केयर ऑफ वन पोजीशन. Right. So now we will move on to our second one, which is line and staff organization. So I think ये एक, when even I was studying and when I was in fact a learner like you, so I think this is one of the major confusion prevails at the two. So people or learners do not generally know that line organization and line of staff organization में क्या difference है, right? And we usually understand, जो मैंने अभी line organization में बताया, that is the definition of line and staff organization, that एक hierarchical, एक vertical pattern होता है, but no, this is not the same. So line and staff organization में क्या होता है, we have two parties involved. Parties in the sense that line ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, दैट इट इज अ काइंड ऑफ पैटर्न जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्टाफ मेंबर्स, राइट, स्टाफ मेंबर्स. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्टाफ मेंबर्स. तो हमारे स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ स्पेशल स्टाफ होता है जो कि रिक्रूट किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपर्टाइज नॉलेज इन पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर केसेस. कोई वो जनरल मैनेजर को भी एडवाइस करने के लिए हो सकते हैं, वो असिस्ट कर सकते हैं एचआर मैनेजर को, वो फिनेंस के मैनेजर्स को असिस्ट कर सकते हैं. सो जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, दे आर बेसिकली द एक्सपर्ट्स, they are basically the specialist people, right? Specialist they are, right? And what they do, they assist the line managers. So what they do, they assist the line managers or they provide advice to line managers, right? So अब इसमें भी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. या तो हम जनरल लेवल पे हम स्पेशलाइज्ड मेंबर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं, वो हम नियुक्त कर लें, जो कि वो हर एक मैनेजर्स को एडवाइस करें एंड मेकिंग द की डिसीजंस, राइट. या फिर हम क्या कर सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक staff member we can have HR staff specialist, we can have marketing staff specialist, we can have R&D staff specialist जो कि इस particular department को advise करेगा in taking the key decisions and making the key decisions. So one point to be remembered, इसमें क्या होता है, line managers होते हैं, they have the key power, they have the authority and responsibility to make the final decision. But जो हमारे staff members होते हैं, जो हमारे experts होते हैं, जो हमारे staff specialist होते हैं, they advise the line managers to take those decisions, right? But they can only advise, there are no liabilities कि line manager उन advices को follow करेगा ही करेगा, right? So इसमें क्या होता है, एक expert opinion आ जाता है, एक extra services that you are borrowing, you have procured the specialized services from outside so that the line managers can make the important decisions effectively, right? Now you will know, like you may be thinking कि अब need क्या है, that हम जो हमारे specialist हैं, जो हमारे experts हैं in particular department और in particular functional area, उनको हम क्यों ऐसा है कि हम उनको hire करते हैं या उनको procure करते हैं. हमारा जब हम सिक कंपनीज पढ़ते हैं या हम सिक इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, सो या फिर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि ग्रो नहीं कर रही है पोटेंशियली, या फिर द कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस. सो एक बहुत मेन कॉज होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम पढ़ते हुए आते हैं, दैट इज मैनेजरल इनकॉम्पिटेंसीज या फिर द लैक ऑफ द मैनेजरल स्किल्स. अब उसका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो की पोजिशंस को एक्वायर करे हुए लोग हैं, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो की डिसीजंस में इफेक्टिव डिसीजंस कर सकें, राइट. वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, मे बी दो दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे हैव गेन दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इन अ सेंस जिस तरीके से एडवांसमेंट के साथ एनवायरनमेंट इज ग्रोइंग, राइट. सो जहाँ पे मैनेजरल इनकॉम्पिटेंसी आ जाती है, जहाँ पे मैनेजर्स आर लिटिल अवेयर ऑफ कि इतने डायनेमिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है या इफेक्टिव तरीके से अपने डिसीजंस को लेना है, वहाँ पे देयर कम्स एंड अ नीड कि हम वहाँ एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को प्रोक्योर करते हैं, सो दैट दो इट विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द कंपनी. बट यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे रीअकरिंग नेचर के जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो इरिवर्सिबल
इरिवर्सिबल होते हैं, वो डिसीजंस हमारे गलत ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की नॉलेज को यूज़ करते हैं, हम एक्सपर्ट्स को यूज़ करते हैं. बट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट दैट स्टाफ मैनेजर्स और जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं, दे हैव द पावर, दे हैव द राइट and they have to a right to assist the line managers. They assist basically in taking the right decisions, but there are no liabilities that line manager will follow the same advice, right? They may take whatever suit them the best, right? So then comes our functional organization. So what do we mean by functional organization? So functional organization is telling us that हम organization structure को अपने functional area के हिसाब से हम divide कर रहे हैं. So we can have multiple functions in an organization. जैसे हमारे पास marketing department होता है, right? We have IT department, we have HR department, we have maybe procurement डिपार्टमेंट, ठीक है, वी हैव R&D डिपार्टमेंट. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट्स के अपने मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल एरियाज के डिपार्टमेंट्स के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, एंड अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अपने अपने टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको कंबाइनली अलाइन करके वी मेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एज द होल, राइट. ऑल राइट. सो देन कम्स हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. क्या होते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन? क्या होता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमारे आर्किटेक्चरल फर्म्स में होता है बहुत ज़्यादा. जैसे मान लीजिए जितना उनके पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितने उनके पास गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी टीम को मैनेज करके चलते हैं, उस हिसाब से अपनी टीम को ना डिवाइड करके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे IT में भी होता है, हमारे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाते हैं वैसे वैसे हम ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स को चेंज करते रहते हैं. सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है जब किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई प्रोजेक्ट आया, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 10 पीपल फॉर दैट, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आया, अनदर 10 पीपल इन दैट प्रोजेक्ट. सो हमारा प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर टीम लीड्स होती हैं, हमारे प्रोजेक्ट वाइज हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर टेन्योर के उस प्रोजेक्ट को टेक केयर कर रहे होते हैं. अब वो डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, इज इट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ PSU, और हमारे पास फॉरेन क्लाइंट है, डोमेस्टिक क्लाइंट है, वो हमारा डिपेंड करता है. हमारे IT डिपार्टमेंट में भी होता है जिसमें हमारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, हमारी अभी अभी एक एप्लीकेशन बनी थी, वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस जो बनती हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, आरोग्य सेतु भी आया है, इवन हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी बनती रहती हैं. सो डोंट यू थिंक जो हमारी IT ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो PSUs के कहने पर या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से प्रोजेक्ट के हिसाब से एक टीम बनाते हैं, दे उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए उन लोगों को उस प्रोजेक्ट के लिए असाइन कर देते हैं. एंड देन क्या होता है, टीम डिसॉल्व करती है, व्हेन अनदर प्रोजेक्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, दोबारा दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उस प्रोजेक्ट पे लोगों को अलाइन किया जाता है, एंड दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन रन्स फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, राइट. सो ये हमारा एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम प्रोजेक्ट बेसिस पे चलते हैं, राइट. देन कम्स हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सो देयर इज काइंड ऑफ कंबाइंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे कि हमारे पास लाइन मैनेजर्स भी होते हैं एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रोजेक्ट मैनेजर 1, आई हैव प्रोजेक्ट मैनेजर 2, यहाँ पे हमारे बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है. सो प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देयर इज 1 HR manager, there is one marketing manager, there is one IT manager, for example, ठीक है. so there is one project which is going on जिसमें कि project manager को has to work with the marketing manager, right. so this is how the alignment will work, ठीक है. so इस project पे project manager P2, project manager P2 and marketing manager will work in this project, right. let's say for example there is one project जिसमें कि there is a requirement for project manager 4 and IT manager की, so they will work in this way, right. so this is how there is a combination of project managers and line managers जहाँ पे कि हमें functional area के या functional department के particular manager की भी need होती है, and there is a team lead also, there is a project manager also, and this is how the structure becomes very complex, right.
सो देवर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक बार हम और क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सो हमारा सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है दैट इज हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमारी में एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें कि हमारी जो अथॉरिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, वेल डिफाइंड होती है और एक हायरार्किकल वर्टिकल पैटर्न वो फॉलो करती है। देन हमारा आ जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एज आई टोल्ड यू, लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं या फिर हमारे ना स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं, दोज हु हैव द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। या तो वो जर्नल लेवल पे हो सकता है या वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के हो सकते हैं, एक फंक्शनल एरिया को लेकर के हो सकते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, स्टाफ मेंबर्स बेसिकली असिस्ट द लाइन मैनेजर्स इन टेकिंग द की डिसीजंस, सो दैट अगर कोई डिसीजन है दैट कुड बी टेकन कीपिंग द रिसोर्सेज इन माइंड, बहुत एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ वो डिसीजन लिया जा सके। देन वी हैव फंक्शनल डिपार्टमेंट। एज आई टोल्ड यू, हम ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं जिस हिसाब से फंक्शंस में ऑर्गेनाइजेशन रन करता है या ऑपरेट करता है। सो वी कैन से जो हमारी आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं डायनेमिकली मेंशन्ड, सो दे हैव ऑल द 3 कैटेगरीज। वी हैव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, वी हैव प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, वी हैव मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, डिपेंडिंग कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, राइट। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। लेट्स से कि हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बना दिया, देन हमारा आईटी डिपार्टमेंट बन गया, देन एचआर डिपार्टमेंट बन गया, देन प्रोक्योरमेंट एंड आर&डी। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम एक फंक्शनल यूनिट में भी हम फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का कर दिया which is मेरी TA team, then there is a particular team for selection, there is a particular team for department for compensation, there is a particular department for training and development, there is a particular department for induction and orientation. So what I have done, मैंने उस particular function area को भी आगे उसके functional areas के basis पर further divide कर दिया। This is called as sub functional division. देन मेरा आ जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट वी यूजुअली डू, हम यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस, हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे फ्रॉम एक प्रोजेक्ट से लेके दूसरे तक, दूसरे से लेके तीसरे तक, ऐसे करके हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आर्किटेक्चर में, जैसे जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, गवर्नमेंट के टेन्योर्स आते रहते हैं, मे बी डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, मे बी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, मे बी मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए, पिलर कंस्ट्रक्शन के लिए, वॉट जैसे भी हमारे पास टेन्योर्स आते रहते हैं, टेंडर्स आते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे पास असाइनमेंट्स आते रहते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी टीम को डिवाइड करते चलते हैं, वही एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बन जाता है। Then comes the last one, the matrix organization. This is the most complex and this is the organization. So one more point to be noted कि हमारा functional organization में, project organization and matrix organization में there is an absence of unity of command. हमारा unity of command यहाँ follow नहीं होता है. This was one of the question in previous years which was asking कि इनमें से कौन सा organizations, कौन कौन से organizations हैं that do not follow the unity of command. So हमारा functional organization, project organization and matrix organization are the forms of organization जो हमारा unity of command follow नहीं करता है, right? Then comes हमारा मैट्रिक्स. एज आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लाइन मैनेजर्स के साथ वर्क करती है, right? So this was all. I hope you like the video from the types of organization structure. अगर आपको कोई भी डाउट है, ऑल्सो अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है एंड यू नो कि वो टॉपिक NTA में पूछा जाता है, यू कैन आस्क अस टू मेक अ वीडियो ऑन इट इन द कमेंट सेक्शन. अदरवाइज हिट द लाइक बटन. थैंक यू सो मच.